हाय स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है कार्बन की केमिस्ट्री। हम लोग टोटली कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे। तो पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो ये आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। वो कंपाउंड्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा किसी दूसरे सोर्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी दी थी वो दी थी बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने ये बोला था, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही बनाया जा सकता है, जिसको कि बाद में वॉलर ने झूठा साबित किया। वॉलर ने क्या बोला, वॉलर ने ये बोला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज किए जा सकते हैं, क्योंकि वॉलर ने लेबोरेटरी में क्या किया था कि उसने अमोनियम साइनेट से यूरिया का फॉर्मेशन कर दिया था। तो जो यूरिया था वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हुआ था। और आपको पता है कि अगर अमोनियम साइनेट रीअरेंजमेंट के अंदर जाएगा तो वो किसका फॉर्मेशन कर लेगा, यूरिया का। और अगर आपको नहीं भी पता हो तो जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे आपको पता चलता जाएगा कि ये कैसे हुआ है। अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पर आ जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी करी जाती है। अगर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन या तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हैलोजन के साथ कंबाइन हो जाए। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड्स बनते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और इन कंपाउंड्स की स्टडी को ही हम लोग क्या कह देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बने हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया हुआ है कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या हैं। तो यहाँ पर अगर एक हाइड्रोजन हटकर अगर OH जुड़ जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोल देंगे। अब यार सबसे बड़ी चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो ये आती है कि ये जो कार्बन एटम है वो इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बना रहा है, इसमें क्या ऐसी बात है जो हमें अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ रहा है। कार्बन के ही हमें इतने सारे कंपाउंड्स क्यों देखने को मिलते हैं, तो हम लोग इस चीज का जवाब अभी ढूंढेंगे। देखो क्या होता है कि कार्बन की एक एनॉर्मस प्रॉपर्टी होती है और वो एनॉर्मस प्रॉपर्टी है केटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन अपने ही जैसे किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़कर यानी कि सेल्फ लिंकिंग करके वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। इसी वजह से कार्बन के हमें बहुत सारे कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। और अब हमारे दिमाग में ये आता है कि ये जो कैटिनेशन है वो कार्बन में ही क्यों देखने को मिल रहा है, दूसरे कंपाउंड्स में क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। तो कार्बन में कैटिनेशन की वजह होती है उसकी टेट्रावैलेंसी। कार्बन अपनी क्या शो करता है, टेट्रावैलेंसी, यानी कि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड्स बना रहा होता है, 4 बॉन्ड्स बना रहा होता है। यहाँ पर कि जैसा आप देख सकते हैं कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड फॉर्म में आ जाएंगे और ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। इस तरीके से इन चारों इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड के फॉर्मेशन करने की वजह से कार्बन कितने बॉन्ड बना पाता है, 4 बॉन्ड्स बना पाता है। साथ ही साथ सेकंड जो कार्बन की टेंडेंसी है वो ये है कि ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर लेता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर लेता है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर लेता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये कितने भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ये भी एक मेन कॉज है कि हमें कार्बन में केटिनेशन देखने को मिलता है और कार्बन के हमें एनॉर्मस नंबर ऑफ कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं।
यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन रहा है, फिर डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड, और ये इस तरीके से भी अरेंज हो सकता है कि 2 बॉन्ड्स इधर हो गए और 2 बॉन्ड्स इस तरीके से हो गए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कि कार्बन का जो है टेट्राहेड्रल शेप होता है। आप आगे जाकर जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो आप वहां पर पढ़ोगे कि कार्बन का शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है इस तरीके से, और यहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 5 मिनट्स। केटिनेशन के बारे में हमने आपको बता ही दिया। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम इज नॉन एज कैटिनेशन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेराइटी एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एज आई प्रीवियसली सेड दैट। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो क्या हुआ ना कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर हो गए। जब इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर हो गए तो साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा कि यार इनके रिप्रेजेंटेशन का कोई एक वेल डिफाइंड वे तो होना ही चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए 3 वेज को सेलेक्ट किया। वो क्या क्या थे कि एक तो था बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, एक था स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को इन्होंने रिप्रेजेंट किया, जैसे यहाँ पर फर्स्ट जो दिया हुआ है वो है कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट है कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। यानी कि अपन 3 तरीके से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए आप, सबसे पहले हम लोग कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन पर ध्यान देंगे। यहां पर आप लोग क्या देख रहे हो कि हमें एटम भी देखने को मिल रहा है और बॉन्ड भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, पर यहां पर हर एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। जबकि आप अगर यहां पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर कार्बन से जुड़े हुए हर एक हाइड्रोजन एटम को, हर एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया गया है। इसको बोला जाता है कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बच्चों बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हम लोग जो स्ट्रक्चर है वो जिगजैग स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे यहां पर हम लोगों ने जिगजैग स्ट्रक्चर बना दिया। जो जिगजैग स्ट्रक्चर का जो एंड होता है, जो पॉइंट होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। और बाय डिफॉल्ट अगर वहां पर कोई पाई बॉन्ड नहीं लगाया गया है तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी सारी वैलेंसीज कंप्लीटेड है। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे हो कि कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यानी कि यहां पर टोटल कितने कार्बन एटम्स हो गए बच्चों, 4 कार्बन एटम्स हो गए। और बाय डिफॉल्ट हमने ये एज्यूम कर लिया कि इस कार्बन एटम से कितने हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं, 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं। फिर इसके एनॉर्मस नंबर ऑफ एग्जांपल्स हमें करवाए हुए हैं, जैसे CH3 CH CH3, इसको इस तरीके से एक्सपैंड कर दिया, जबकि इसका जो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवा रखे हैं, मैं जल्दी जल्दी निकाल रही हूं क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है, आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डिग्री ऑफ कार्बन पे। देखो डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है कि कोई भी कार्बन एटम, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कार्बन एटम जितने दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होता है वही उसकी डिग्री होती है। जैसे कि हम लोग यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, एक बार डेफिनेशन बोल देती हूं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच्ड टू कार्बन एटम। जैसा कि यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है कि जो प्राइमरी कार्बन होगा, 1 डिग्री कार्बन होगा, वो क्या होगा, वो कार्बन जो कि किसी एक दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन एटम होगा। जबकि अगर अपन 2 डिग्री की बात करें तो 2 डिग्री कार्बन एटम क्या होगा, जहां की कोई भी कार्बन किन्हीं दूसरे दो कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होगा वो होगा 2 डिग्री कार्बन एटम। जबकि टर्शियरी कार्बन क्या होगा, टर्शियरी कार्बन वो होगा जो कि किन्हीं 3 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ हो, वो होगा 3 डिग्री कार्बन एटम। और जो क्वाटरनरी कार्बन है वो क्या होगा, जो कि किन्हीं 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आप ये देख पा रहे हो कि ये जो मिडिल कार्बन एटम है
वो 1 2 3 4 कार्बन आटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा कार्बन है? क्वाटरनरी कार्बन है। अब सुपर प्राइमरी कार्बन क्या होता है? ये होता है मीथेन। मीथेन की डिग्री हम लोग क्या बोल देते हैं? 1 डिग्री बोल देते हैं, इसको बोलते हैं सुपर प्राइमरी। अब आप देखिए डिग्री ऑफ हाइड्रोजन किस तरीके से निकालना है। हमें पता है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हाइड्रोजन होगा वो किससे जुड़ा हुआ होगा? कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। तो जो डिग्री कार्बन की होती है वही डिग्री किसकी हो जाती है? हाइड्रोजन की। यानी कि जितने डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है वही उसकी डिग्री होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, हम लोग एक एग्जांपल ले लिए, जैसे कि ये वाला जो कार्बन है वो 1 डिग्री कार्बन आटम है। तो 1 डिग्री कार्बन आटम में आप क्या देख रहे हो? 1 डिग्री कार्बन आटम है, तो इसके साथ जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर ये वाला कार्बन 4 डिग्री है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन एटम अटैच्ड नहीं है, तो कभी भी 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं होगा। हाइड्रोजन सिर्फ 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री हो सकता है, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकता। ठीक है, ये कार्बन प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, यानी कि जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं वो कैसे हैं? प्राइमरी हाइड्रोजन्स हैं। ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, तो ये वाला हाइड्रोजन भी 3 डिग्री होगा। ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, तो ये भी 2 डिग्री होगा। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एडवांस हम लोग पढ़ ही नहीं रहे। अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया कि बताओ कितने 1 डिग्री कार्बन होंगे, कितने 2 डिग्री और कितने 3 डिग्री कार्बन होंगे। तो आपको पता है कि 1 डिग्री कार्बन तो सिर्फ ये वाला है, जबकि ये तीनों चारों, ये जो 4 हैं, ये जो 5 है एक्चुअल में, ये क्या है? 2 डिग्री है। जबकि ये वाला जो कार्बन है 1 नंबर, ये क्या है? 3 डिग्री है। बच्चों अब हम लोग बात करने वाले होमोलोगस सीरीज की। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? वो सीरीज जहाँ की जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं पर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। साथ ही साथ जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स होते हैं उनमें आपस में CH2 का यानी कि 14 मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है। हम लोग एक बार देख लेते हैं कि होमोलोगस सीरीज है क्या। ए ग्रुप और क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ईच कंटेनिंग वन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट्स अ होमोलोगस सीरीज। यानी कि जैसे कि अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो CnH2nO2 उनके लिए जनरल फॉर्मूला होता है। तो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो CnH2nO2 जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे वो आपस में एक दूसरे के होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स होंगे, पर शर्त क्या है? उनका जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। हम लोग एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। द वेरियस मेंबर्स आर कॉल्ड होमोलॉग। 2 successive homologs differ by CH2 group और 14 molecular weight। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया CH3OH का, तो इसका जो नेक्स्ट मेंबर होगा उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं CH3CH2OH। तो आपने क्या देखा कि CH3OH और CH3CH2OH में कितने का डिफरेंस था? CH2 का, यानी कि 14 मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस था। एज इट इज आप यहाँ पर देखिए कि जो होमोलोगस सीरीज है, मैंने पहले भी बताया कि वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है पर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज रेगुलरली चेंज होती रहती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑल द मेंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फॉर्मूला, यानी कि ये जो है एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। बोला हुआ है कि विच वन इज नॉट करेक्ट फॉर अ होमोलोगस सीरीज। तो ऑल मेंबर्स हैव अ जनरल फॉर्मूला, बिल्कुल सही बात है। ऑल मेंबर्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही बात है। थर्ड है ऑल मेंबर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स एक दूसरे से डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। 4 नंबर आप देखिए, ऑल मेंबर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। अब हम लोग एक बार ऐसे ही देख लेते हैं कि कौन कौन से जो मेंबर्स होंगे, कौन कौन से जो कंपाउंड्स होंगे वो होमोलोगस सीरीज को शो कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो एल्केन्स है,
एल्केन्स के लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो एल्केन भी एक होमोलोगस सीरीज का फॉर्मेशन करता है। इसी तरीके से एल्कीन्स और साइक्लो एल्केन्स भी होमोलोगस सीरीज का फॉर्मेशन करते हैं। एल्काइंस, एल्काडाइंस और साइक्लो एल्कीन ये भी होमोलोगस सीरीज का फॉर्मेशन करते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है। आपको पता है मैं स्टार्टिंग में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल दे चुकी हूं। अब यहां पर पूछा हुआ है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड। तो यार देखते हैं यहां पर कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। तो आपको यहां पर OH नजर आ रहा है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O नजर आ रहा है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, और NH2 नजर आ रहा है, अमाइन फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पर टोटल फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कितने आ गए हैं? 3। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक बड़े से टॉपिक की, वो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बच्चों, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को आपको बहुत अच्छे से समझना है कि ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब ये है कि किसी सैचुरेटेड कंपाउंड के कंपैरिजन में किसी गिवन कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन एटम्स कम हैं। एक बार और सुनिएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब है कि किसी दिए गए कंपाउंड में किसी सैचुरेटेड कंपाउंड के कंपैरिजन में कितने हाइड्रोजन एटम्स कम हैं। इसके बारे में हमें कौन बताता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जैसे बच्चों अगर हम लोग एल्केन का एग्जांपल लें तो एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जबकि वहीं अगर अपन एल्कीन की बात करें तो एल्कीन के लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। इसका मतलब क्या है कि एल्कीन में एल्केन के कंपैरिजन में 2 हाइड्रोजन एटम्स कम हैं, और 2 हाइड्रोजन एटम्स की कमी को, 2 हाइड्रोजन एटम कम होने को हम लोग बोल देते हैं 1Du। यानी कि अगर किसी दिए गए मॉलिक्यूल में सैचुरेटेड कंपाउंड के कंपैरिजन में 2 हाइड्रोजन एटम्स की अगर कमी है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि इस दिए गए कंपाउंड का Du कितना है? 1 है। ठीक है, अब हम लोग डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। यहां क्या बोला गया है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को यह भी बोला जा सकता है हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। यानी कि DU हमें यह बताता है कि किसी दिए गए कंपाउंड में किसी सैचुरेटेड कंपाउंड के कंपैरिजन में कितने हाइड्रोजन एटम्स की कमी है। यानी कि हमें क्या बता रहा है? हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स बता रहा है। और साथ ही साथ हम लोग इसको DU तो बोलते ही हैं, हम लोग इसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम कम करने पर हमें उस कंपाउंड में क्या लगाना पड़ेगा? पाई बॉन्ड लगाना पड़ेगा। इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं। आगे देखते हैं, DU क्या बोला हुआ है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन करेस्पॉन्डिंग एल्केन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड डिवाइडेड बाय 2। ये तो एक फॉर्मूला टाइप है, पर आपको भावना समझ में आनी चाहिए, आपको इसकी फील आनी चाहिए कि DU होता क्या है। जैसे आप देखिए, मैं आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि एल्केन के कंपैरिजन में कितने हाइड्रोजन एटम्स कम हैं, वही क्या हो जाएगा? DU हो जाएगा। जैसे कि आप यहां पर क्या देख पा रहे हो कि जो एल्केन है उसका फॉर्मूला क्या है? C2H6 है, जबकि एल्कीन का क्या है? C2H4 है। यानी कि एल्केन के कंपैरिजन में एल्कीन में कितने हाइड्रोजन एटम्स की कमी है? 2 हाइड्रोजन एटम्स की कमी है। यानी कि यहां पर DU की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 1 आएगी। एल्काइन में एज इट इज 2 आ जाएगी। ठीक है, अब बच्चों ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग 1 पाई बॉन्ड की जगह पर 1 रिंग का फॉर्मेशन भी तो कर सकते हैं, तब भी तो 2 हाइड्रोजन एटम की कमी हो जाएगी। तो इस तरीके के जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनका DU कितना आता है बच्चों? 1 आता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन एटम कम करने पर वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रही होती है। तो आप यहां पर देखिए, इसका जो फॉर्मूला है वो है C3H6,
और अगर इसके करस्पॉन्डिंग एल्केन की बात करें यानी कि CnH2n+2 रख के देखें तो हमारे पास क्या आएगा, C3H8 आएगा। यानी कि इसके कंपैरिजन में इस फॉर्मूला में कितने हाइड्रोजन एटम्स की कमी है, 2 हाइड्रोजन एटम्स की कमी है। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड का DU कितना होगा बच्चों, 1 होगा। ठीक है, एज इट इज बच्चों ये कोई 2 रिंग बना दी। अब 2 रिंग बना दी यानी कि DU कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक आपको एक मंत्र देती हूं, इसको याद करने से आपका DU वाली चीज बहुत जल्दी हो जाएगी बच्चों। अगर कहीं पर भी आपको 1 पाई बॉन्ड दिखे तो 1 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 1 DU, 1 रिंग इज इक्वल टू 1 DU। यानी कि DU बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, पाई बॉन्ड प्लस रिंग। यानी कि किसी दिए गए कंपाउंड में जितनी रिंग्स होंगी और जितने पाई बॉन्ड्स होंगे उनकी हेल्प से हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे बच्चों, DU को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे कि आपको यहां पे नजर आ रहा है कि टोटल रिंग्स कितनी है, 2 है। यानी कि यहां पर DU कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। देखो ये चीज सर ने लिखवा, देखो यहां पर हम बोल भी सकते हैं, from here it is clear that if DU is equal to 1 ring or 1 pi bond, if DU is equal to 2, 1 ट्रिपल बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, या फिर क्या हो सकती है, 2 रिंग्स हो सकती हैं, या फिर 1 रिंग या फिर 1 पाई बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर लास्टली हमने क्या बोल दिया, DU इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। जैसे बच्चों एक बार हम देखते हैं कि इसका DU क्या है, तो आपको यहां पर 2 तो रिंग नजर आ रही हैं और 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है, तो 5 + 2 कितना आ गया, 7 आ गया। 4 रिंग्स हैं प्लस 9 यहां पर पाई बॉन्ड है, तो DU कितना आ गया, 13 आ गया। यहां पर आपको नजर आ रहा है कि 5 रिंग्स हैं और 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो DU कितना आ गया, 7। अब ये जो क्यूबेन के एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है वो है क्यूबेन का। तो क्यूबेन में बेटा आपको देखना पड़ेगा कि कितनी रिंग है, तो एक रिंग इस तरीके से, दूसरी रिंग इस तरीके से। ठीक है, फिर ये ज्वाइन हो रखी हैं, तो इनको यानी कि यहां पर जो टोटल रिंग्स हैं वो कितनी हो गई, 1 2, ये वाली 3, ये वाली 4 और 5। हैलोजेंस के लिए क्या होगा बच्चों, हैलोजेंस के लिए बोला जाता है कि इट इज ट्रीटेड एज हाइड्रोजन वैल्यू, यानी कि जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, DU बोल सकते हैं। तो आप यहां पे देख रहे हो कि यहां पर 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो अपन ने यहां पर C3H6 बनाया। अब C3H6 में सैचुरेटेड कंपाउंड के कंपैरिजन में कितने हाइड्रोजन एटम की कमी है, 2। यानी कि इस कंपाउंड का DU कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे पास 1 हो जाएगा। नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए हमें क्या करना है, नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो हिसाब किताब है वो बिल्कुल अलग चलता है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। यहां पर हमें क्या करना है कि इन कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन और फास्फोरस वी रिमूव और सब्सट्रैक्ट 1 हाइड्रोजन फॉर ईच नाइट्रोजन और फास्फोरस एटम, यानी कि नाइट्रोजन के लिए हमें 1 हाइड्रोजन एटम को कम कर देना है। तो यहां पर नाइट्रोजन था तो यहां पर 7 हाइड्रोजन्स थे, तो 7 में से 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, C2H6 आ जाएगा। अब ये जो C2H6 आया है इसमें सैचुरेटेड कंपाउंड के कंपैरिजन में कितने हाइड्रोजन कम है, 0। यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड का भी फॉर्मूला यही होता है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों यहां पे कि यहां पर DU की वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है ये किसका फॉर्मूला आ गया है, सैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। तो बेटा यहां पर देखो हम लोगों ने क्या कर दिया, 6 - 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। एज इट इज करना है हमें, वापस से वही चीजें करी हुई हैं। अब बेटा ये जो ऑक्सीजन और सल्फर फैमिली होती है ना, ऑक्सीजन फैमिली के एटम्स को कभी भी ये DU पर कोई असर नहीं डालते, यानी कि इनको तो अपन को नेग्लेक्ट करके चलना है। अपन को ये सोचना है कि ऑक्सीजन एटम उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट ही नहीं है, बाकी चीजों को काउंट करके हमें DU की वैल्यू निकाल लेनी है। तो आप यहां पर देखोगे क्या लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन वी सिंपली इग्नोर दैम। तो आप यहां पे देखिए बेटा,
C2H4O दिया हुआ है, हमने इसको इग्नोर कर दिया, C2H4 हमारे पास आया, और जो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H6 होता है। यानी कि उसके कंपैरिजन में कितने हाइड्रोजन एटम्स कम है, 2 हाइड्रोजन एटम्स कम है। और 2 हाइड्रोजन एटम्स कम होने का क्या मतलब है कि DU की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 1। बच्चों ये एक जनरल फॉर्मूला दे दिया है, ये इसलिए दिया गया है ताकि कोई भी कंपाउंड आ जाए, चाहे उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, हैलोजन प्रेजेंट हो, कुछ भी प्रेजेंट हो, हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है वो मैं आपको बताने वाली हूं। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं DU इज इक्वल टू N+1 माइनस A माइनस B प्लस D डिवाइडेड बाय 2। सीधी सी एक बात आपको जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये जो नाइट्रोजन एटम है ना बेटा, ये नाइट्रोजन एटम तो माइनस होगा, ऑक्सीजन इग्नोर करेंगे और हाइड्रोजन और हैलोजन ऐड होगा, ये सीधी सी बात है। तो वही लिखा है यहां पर n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स +1 माइनस A माइनस B प्लस D। यहां पर आपको पता है कि हमने किसको नेगेटिव में लेकर आए हैं, हम लोग नाइट्रोजन एटम को। ये फिर नोटेशंस दिए हुए हैं आपको। फिर इनके DU कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ये तो आप बहुत ही इजीली कर सकते हो, ठीक है। DU कैलकुलेट करने में कभी भी किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं होती। बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या है, ओपन चेन एसाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स। दूसरी कैटेगरी होती है क्लोज चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग ओपन चेन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। ओपन चेन एसाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स की 2 कैटेगरीज हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जहां की कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ध्यान देना बच्चों, जहां भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा वो कंपाउंड्स क्या होंगे, सैचुरेटेड होंगे। जबकि अगर कार्बन के बीच में जब भी पाई बॉन्ड आ जाएगा, या तो वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या फिर वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हम लोग ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलेंगे। एक बार और रिवाइज कर रही हूं, अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। पर अगर कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड आ गया तो वो कौन से कंपाउंड बन जाएंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जैसे कि एल्कीन और एल्काइन। नेक्स्ट कैटेगरी मैंने आपको बताई थी कि नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, क्लोज चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड। बच्चों क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन कंपाउंड के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स के बारे में। क्लोज चेन कंपाउंड्स क्या क्या हो सकते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स का क्या मतलब है कि वो कंपाउंड जहां की रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों, कार्बन एटम प्रेजेंट है। अगर कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई दूसरा एटम आ गया तो वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं रहेगा, वो किस में चेंज हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। जैसे कि बच्चों आप लोग यहां पर देख पा रहे हो कि जो साइक्लोहेक्सेन है वो एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, बेंजीन होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, जबकि ये जो अपन ने टेट्राहाइड्रोपाइरेन टाइप की जो स्ट्रक्चर बनाई है वो एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये हेटेरोसाइक्लिक है क्योंकि यहां पर कार्बन के अलावा कौन सा एटम आ गया है बीच में, ऑक्सीजन एटम आ गया है। एज इट इज ये जो पिरिडीन का स्ट्रक्चर है ये भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि यहां पर कार्बन के अलावा कौन सा एटम आ गया है बच्चों, नाइट्रोजन एटम आ गया है। बच्चों अभी तक तो अपन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ के आए हैं, अब हम लोग ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे IUPAC नॉमेनक्लेचर की तरफ जाते जा रहे हैं। तो देखिए नॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं। नॉर्मल ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो कि नॉर्मली किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, N से। नॉर्मल ग्रुप का मतलब है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। ध्यान देना, नॉर्मल ग्रुप का मतलब है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर।
देखो नॉर्मल को अपन रिप्रेजेंटेड बाय n, स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम इज नॉन एज नॉर्मल ग्रुप। अभी अभी मैंने बताया कि जहां पर भी आपको स्ट्रेट चेन मिल जाए उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल ग्रुप बोलेंगे। फिर फ्री बॉन्ड विल कम आइदर ऑन फर्स्ट कार्बन एटम और ऑन लास्ट कार्बन एटम। जो फ्री बॉन्ड है वो कहां आना चाहिए, या तो फर्स्ट कार्बन एटम पे आना चाहिए या फिर लास्ट कार्बन एटम पे आना चाहिए। जैसे कि नॉर्मल प्रोपाइल आप देख रहे हो, नॉर्मल ब्यूटाइल आप देख रहे हो। फिर हम लोग नेक्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, आइसो ग्रुप की। आइसो ग्रुप क्या होता है बच्चों, कि जो किसी भी कार्बन चेन का सेकंड कार्बन एटम है अगर उससे CH3 जुड़ा हुआ है तो वो जो ग्रुप कहलाएगा वो कौन सा ग्रुप कहलाएगा, आइसो ग्रुप। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो कि ये क्या है, CH3 CH CH3 है। एज इट इज यहां पर भी एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि व्हेन मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द सेकेंड लास्ट कार्बन एटम ग्रुप इज नेम्ड एज आइसो। जैसा कि आप यहां पर आइसो प्रोपाइल में देख पा रहे हो, आप देख रहे हो ना कि ये जो सेकेंड कार्बन एटम है इससे CH3 जुड़ा हुआ है, यानी कि कौन सा ग्रुप है, आइसो प्रोपाइल। 3 कार्बन है इसलिए हमने क्या बोल दिया, आइसो प्रोपाइल। आइल क्यों लगाया है, क्योंकि ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट आया है तो हमने इसको आइल लगा दिया। फिर CH3 CH CH3 CH2 लिखा है। आइसो ब्यूटाइल आप देख रहे हो कि सेकेंड कार्बन एटम पे CH3 लगा हुआ है तो ये आइसो ब्यूटाइल स्ट्रक्चर हो गया। यहां पर सेकेंड कार्बन एटम पे CH3 लगा हुआ है और 5 कार्बन एटम है तो अपन ने इसको क्या बोल दिया, आइसो पेंटाइल ग्रुप बोल दिया। ठीक है, अब हम नियो ग्रुप की बात करेंगे कि नियो ग्रुप क्या होता है। सबसे पहली चीज तो नियो ग्रुप में मिनिमम कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए, 5 कार्बन एटम्स। ठीक है, अब यहां पे क्या चीज बोला हुआ है कि व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप आर अटैच्ड टू सेकेंड लास्ट कार्बन एटम ग्रुप इज नेम्ड एज नियो ग्रुप। यानी कि जो सेकेंड लास्ट कार्बन एटम है अगर उससे 2 CH3 अगर जुड़े हुए हैं तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, नियो ग्रुप बोल देंगे। ठीक है, सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है, सेकेंडरी ग्रुप ये होता है कि जहां पर जो सेकेंड कार्बन एटम है, किसी भी चेन का जो सेकेंड कार्बन एटम है अगर उसकी वैलेंसी फ्री है, जैसे कि आप देख रहे हो ना कि ये जो 1 2 ये सेकेंड कार्बन एटम है इसकी वैलेंसी फ्री है तो हमने इसको क्या बोल दिया, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, एज इट इज आप यहां पर देख रहे हो कि 1 2 सेकेंड नंबर कार्बन एटम है उसकी वैलेंसी फ्री है और टोटल 5 कार्बन एटम्स है तो अपन ने इसको क्या बोल दिया, पेंटाइल ग्रुप। अब क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है इस वजह से हम इसको बोल देते हैं एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। ये ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है ये आप बाद में पढ़ोगे आइसोमेरिज्म में। ठीक है, जैसे सेकेंडरी ब्यूटाइल और ये टर्शरी। अब देखो टर्शरी क्या होता है, टर्शरी में जो 3 डिग्री कार्बन एटम होता है उससे वैलेंसी फ्री होती है। 3 डिग्री कार्बन एटम से अगर वैलेंसी फ्री है तो अपन इसको क्या बोल देंगे, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्योंकि 4 कार्बन एटम है इस वजह से हमने इसको क्या बोल दिया है, ब्यूटाइल ग्रुप बोल दिया है।